जय हिंद एवरीवन। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन 2025 में मैंने 3 एग्जाम दिए थे ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑफिसर अनएबल टू क्लियर ऑल दीज 3 एग्जामिनेशन। सो आई विल टेल यू अबाउट द व्हाट स्ट्रेटेजी हेल्प मी टू क्लियर ऑल दीज 3 एग्जामिनेशन। Like naming of the 3 examination is Indian Coast Guard Assistant Commandant and FCAT for the Air Force Common Admission Test and Combined Defense Services for IMA particularly. So like I'm telling about the strategy which helped me to clear this examination. Strategy work for me and it will work for you as well as if you apply this. So I'm telling about the syllabus of the Indian Coast Guard and FCAT. Quite similar pattern in the both examination. Like they are mathematics, reasoning, GK and English. But some question like difference in the Indian Coast Guard and FCAT na is just basic. Like in the Coast Guard they like ask some science question from you in the like some higher level of the physics question. So like what strategy you can make to clear the examination now? So first, like as I'm good in the mathematics, so I focus on the mathematics like well. I like score mathematics in Coast Guard 95 in 2 times because I'm able to clear the Coast Guard twice in 2024 and 2025 as well as in 2024 I scored 249 marks and in 2025 I scored 282 marks, and both the times I will able to score 95 marks in mathematics because as I am good in mathematics. So what I do now, I like make a short notes of the syllabus like related to the FCAT and CGCAT from the YouTube videos like Abhinay sir videos, Gagan Pratap or like Aditya Ranjan sir. So making short notes and after like go to the textbook for the chapter test and section test and like also practice the full mock test. सो अगर आप मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको कि सबसे पहली चीज, अगर आपको एग्जाम्स क्लियर करना है तो सबसे एक जो सर्टेन चीज है जिसपे आप वर्क करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो वो मैथमेटिक्स ही है। और अगर आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी भी है तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कहीं भी यूट्यूब की वीडियोस कोई भी मतलब आप सर्च करेंगे तो काफी भंडार पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। वहां से जाके आप क्या करें, यूट्यूब से मतलब कंटेंट आपका प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट नोट्स बना लें हर एक चैप्टर के। उसके बाद सबसे ज्यादा आपको जो जरूरी है वो है आपकी प्रैक्टिस। आप 1 से 1.5 महीने में मतलब अरिथमेटिक का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, फॉर एफ कैट एंड आईसीजी कैट लेवल, नॉट फॉर द सीजीएल लेवल। इफ यू लाइक क्लियर आईसीजी कैट और एफ कैट ना, देन देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइक टू द सच हायर लेवल। इफ यू लाइक नो द बेसिक लेवल ऑफ द मैथमेटिक्स लाइक 2 to 3 लेवल्स, देन यू एबल टू क्लियर बहुत एग्जामिनेशन। सो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो अच्छे से और उसके बाद सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस। या तो आप टेक्स्ट बुक का पास लो या फिर कोई ऐसी बुक लो जो प्रैक्टिस के लिए अच्छी कर सकती है। जैसे मैंने ये एसएससी की जो होती है ना ये वाली बुक जो ब्लू कलर की आती है, ये वाली मैंने ली थी। इसमें 8,000+ एमसीक्यू होते हैं तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस सीजीएल वगैरह के, सीजीएल वगैरह के। तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस बुक। तो वहां से मैंने मैथमेटिक्स प्रिपेयर किया अच्छा, जिससे मैं अच्छा स्कोर करता था। मतलब एफकेट में भी मैं 18+19 के करीब स्कोर करता था कि एक दो क्वेश्चन होता है जो टाइमिंग के कारण नहीं हो पाता है, कभी कभी लेंदी होता है इसलिए। और आईसीजी कैट में मैंने हमेशा मतलब 95 स्कोर किया है तो उससे मेरा अच्छा स्कोर हो गया मैथ्स में। तो यहाँ से आपको एक बूस्ट मिल जाता है। तो दूसरी चीज आप क्या प्रायोरिटी में रख सकते हैं इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, डेट इज इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश दोनों एग्जाम्स में क्लियर मतलब कॉमन है। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एफकेट में, 25 आ रहे हैं आपके आईसीजी कैट। लेवल जो होता है एफकेट का थोड़ा सा टफर होता है अब कंपेयर टू दी आईसीजी कैट। बट इफ यू लाइक, आपको क्या करना है, बेसिक ग्रामर पे आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बेसिक ग्रामर के फोकस करने से ज्यादा आपको फोकस करना है रीडिंग सेक्शन। आप क्या कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर रीड कीजिए या कोई भी बुक रीडिंग की हैबिट बना लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपकी ना वोकेबुलरी और उसके साथ रीडिंग हैबिट बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ उसमें कुछ वोकेबुलरी का पार्ट भी चाहिएगा फिल द ब्लैंक्स करने के लिए। बट उससे क्या होगा, रीडिंग हैबिट बनने से आप क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, ये सब चीज आसानी से कर लेंगे और आपकी वोकेबुलरी भी इनहांस होगी। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, एक रीडिंग हैबिट बनाने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। और कोई भी एक अच्छा सा पर्टिकुलर कोर्स ले सकते हो, या यूट्यूब इंग्लिश विद रानी मैम करके यूट्यूब चैनल है, उन्होंने सारा कंटेंट पूरा फ्री में डाल रखा है, चाहे वोकेबुलरी हो चाहे मतलब कोई भी क्वेश्चन वगैरह है या फिर ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं, वो सब डाल रखे हैं। तो वहां से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और उसके अलावा सबसे मेन चीज यही है इंग्लिश में भी कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में उतने तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और देख, आपका कोट भी है ना जो हमारी आर्म फोर्सेस कहती हैं, द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। सो एक चीज आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा कि आप एग्जाम में अच्छा एग्जाम्स में परफॉर्म करोगे। तो क्या चीजें मेरे को वर्क करी, सबसे पहले मैंने मैथ्स को अच्छा किया, देन इंग्लिश को अच्छा किया,
और ये इंग्लिश केवल यहीं पर नहीं सीमित होती, सीडीएस में भी हेल्प करेगी। उसके अलावा अगर आपको कुछ फोकस करना है, दैट इज रीजनिंग, बिकॉज रीजनिंग अगर आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग में इतना कुछ खास नहीं लगता है, बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको आप समझ ले। और उसमें भी वही है भाई, जितना आप सेक्शन टेस्ट दीजिए, सबसे ज्यादा आपको सेक्शन टेस्ट देने हैं, और उसके बाद वीक में एक या दो आप क्या लगा सकते हैं, वीक में एक दो आप क्या लगाएंगे, फुल मॉक लगाएंगे, जिससे आपका अच्छा स्कोर बनता रहेगा और अपनी जो परफॉर्मेंस है वो आपको जज करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये तीन चीज आपने स्कोर कर ली, क्योंकि जीके थोड़ी अनसर्टेन भी होती है, कभी अच्छा आ गया क्वेश्चन, कभी नहीं आया, कभी पढ़ाया कभी नहीं आया, लेकिन वो भी पूरी अनसर्टेन नहीं है। वहां भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट ये अगर आप तीन चीज स्ट्रॉन्ग पॉइंट में रखते हैं तो आप 70 to 75 क्वेश्चन अपने मतलब हैंड में रखेंगे। और 70 to 75 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जहां पे सर्टेनिटी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पर चेंज ऑफ पैटर्न भी अगर होता है ना, तो आप इजीली 60+ क्वेश्चन आसाम से करेक्ट कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हम जीके की बात करें तो पर्टिकुलरली जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा सीडीएस जर्नी का चैनल, क्योंकि मैंने वहीं से प्रिपेयर किया था। और अगर आप एफकेट के लिए वहां से स्टैटिक जीके प्रिपेयर कर लेंगे मेनली, क्योंकि स्टैटिक जीके चेंज नहीं होगी। करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए, मतलब नोट्स मंथली वाइज बना लीजिए, मैंने भी सीडीएस जर्नी से ही मंथली वाइज नोट्स बनाए थे। तो क्या कर सकते हैं, वहां से मंथली वाइज नोट्स बनाइए और जो स्ट्रेटेजी का पोर्शन है वहां से प्रिपेयर कीजिए। डेली आप करंट अफेयर और का रिवीजन करना है और स्ट्रेटेजी का करना है, तो वहां से आप इजीली अगर ये चीजें कर रहे हैं और मतलब फुल मॉक वगैरह दे रहे हैं, और अपनी मिस्टेक्स को नोट जरूर करना है फुल मॉक में, क्योंकि हम करते क्या है ना, फुल मॉक दिया, मार्क्स देखे अच्छे हैं तो खुश हो गए, और कम है तो दुखी हो गए और बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपका फुल मॉक हो जाए थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो। रेस्ट लेने के बाद एक नोटबुक बना लो जो मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मेरी मिस्टेक्स हो रही थी, इंग्लिश में मिस्टेक्स हुई, किस रूल पे मैंने मिस्टेक्स की, या मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, कहाँ मिस्टेक्स रही, या फिर रीजनिंग में मेरे पास क्वेश्चन नहीं हुआ है, या इंग्लिश में या फिर जीके में नहीं हुआ है, तो वो नोट डाउन कर लिया मैंने। उससे क्या हुआ, मैं हर टेस्ट में जो नोट डाउन कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ है, जो मैं मिस्टेक्स आज कर रहा हूँ ना वो अगले टेस्ट में रिपीट नहीं करूंगा, और इससे मेरा स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज होता गया। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अब मैं क्या कह रहा हूँ, तो हमने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई, तो ये चीज हमारे पास हो गई मैथ्स की। पहले इंग्लिश फोकस करो, रीजनिंग फोकस करो, क्योंकि मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग अपने आप हो जाना है। और जीके में अगर आप ऐसा करोगे कि करंट अफेयर्स के मंथली नोट्स बनाओगे, और उसके बाद अगर आप सीडी जर्नी के सीडी जीके पढ़ोगे, तो आराम से आप एफकेट में 10 से 15 क्वेश्चन प्योरली करेक्ट कर लोगे, और सीजी कैट में तो उससे आसान लेवल है तो वहां भी कर लोगे। तो ये तो स्ट्रेटेजी रही आईसीजी कैट और एफकेट की। आईसीजी कैट मैंने 2 बार क्लियर किया और एफकेट इसी बार क्लियर हुआ है। तो एफकेट का मेरा 148 मार्क्स था, और आईसीजी कैट में मैंने बताया आपको कि एक में 249 था और एक में 282 था। ठीक है। और मैं बात करता हूँ सीडीएस आईएमए की कि मैंने कैसे सीडीएस आईएमए का क्लियर किया। तो सीडीएस आईएमए के मैंने 3 अटेम्प्ट टोटल दिए, जिसमें 2 बार क्लियर नहीं कर पाया। 2 बार मेरा स्कोर, एक बार सीडीएस जो 2024 था उसमें मेरा स्कोर था 115, तो 120 आईएमए की कट ऑफ गई थी, 5 मार्क्स से क्लियर नहीं कर पाया था। वो बताऊंगा क्यों, क्या क्या कारण रहा उसका। और जो मेरा सीडीएस 2024 था उसमें मेरा कहीं मार्किंग में, मतलब मैंने वो जो कैलकुलेट किया आंसर की सब मिस्टेक होगी, क्योंकि मेरे 125 के अराउंड बैटर थे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि या तो कट ऑफ 125 से अबव हो, या फिर मेरी मार्किंग, क्योंकि जो बता रहे हैं 120 के करीब बता रहे हैं उसकी भी, तो उसके हिसाब से सकता है। और देखते हैं क्या मार्कशीट का रिजल्ट आएगा। सो इस बार मैंने सीडीएस आईएमए क्लियर किया है। तो सीडीएस आईएमए क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आप क्लियर कर पाए। तो पहली चीज देखिए, सीडीएस आईएमए हो या सीडीएस हो, सीडी, अब इस बार इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो गया है काफी हद तक, लेकिन अभी भी जो स्कोर है, जो कट ऑफ है, डिसाइड करती है जो पेपर की, वो इंग्लिश डिसाइड करती है सीडीएस। क्योंकि जितना आपका इंग्लिश अच्छा होगा उतने आपके चांसेस अच्छे हैं कि आप सीडीएस को क्लियर कर पाए, क्योंकि सबसे स्कोरिंग वही सेक्शन है और सबसे पहले होता है इंग्लिश का पेपर, तो उस टाइम पे आपका माइंड ही फ्रेश रहता है। तो इंग्लिश को आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो देखो, बेसिक लेवल ऑफ रूल आपको पहले एक कोर्स करना पड़ेगा, जो भी आप या तो यूट्यूब से कीजिए या कहीं से भी कीजिए, जहाँ से आप बेसिक लेवल्स ऑफ द ग्रामर्स के रूल ना आप पता कर पाए। उसके बाद वोकेबलरी के लिए आप एक तो जयदीप सर का ये पढ़ा हुआ है ना वोकेबलरी का 60 क्लासेस का, वो देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने जैसे एसपी बख्शी में ये 500+ इडियम फ्रेजेस हैं या फिर वो चीजें, तो ये प्रिपेयर की, तो ये भी कर सकते हैं। एसपी बख्शी में वैसे अच्छी वोकेबलरी है, इसमें लॉन वर्ड्स वगैरह सभी हैं, तो यहाँ से ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छी बुक है एसपी बख्शी में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मतलब इंग्लिश के लिए सबसे अच्छी चीज में से बताएगी, न्यूज़पेपर या बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए। उससे आपको देखोगे कि आप ग्रेजुअली अपनी अपनी जो इंग्लिश है ना वो अपने आप ही इंप्रूव होती जाएगी, है ना। तो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश सेक्शन की, तो ये इंग्लिश सेक्शन है। और देन लाइक सबसे ज्यादा मैंने फोकस जो किया था ना सीडीएस में इंग्लिश के लिए, सबसे ज्यादा मैंने किया था मॉक्स पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में 10 to 11 मॉक्स आते हैं एक बार के सेक्शन में अगर सीडीएस का एग्जाम होता है। और लाइक मैंने क्या करता था, मैं एक तो प्रीवियस ईयर सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाता था, कंप्लीट उन्हें पूरा कर देता था। उसके अलावा मैं करता था बैक ईयर से, मतलब जो भी करंटली एग्जाम हैपन हुआ है उसके बाद बैक जाता था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाता था। जैसे इस बार मैंने
टेक्स्ट बुक पे 11 मॉक्स आए थे इंग्लिश के, वो कंप्लीट किए। सीडी जर्नी के 3 मॉक्स कंप्लीट किए थे इंग्लिश के। और उसके अलावा मैंने क्या किया कि मॉक्स बहुत लगाए मैंने, तो मुझे आइडिया लग गया था। उसके अलावा अगर मैंने जो 2024, 2023, 2022 इन 3 सालों के दोनों दोनों पेपर लगाए, इनके 6 पेपर ही प्रीवियस ईयर के लगाए थे, यानी कि मैंने कुल 19 मॉक्स से 20 मॉक्स दिए थे इंग्लिश के। तो अगर आप इतने मॉक्स दोगे, मेरा एवरेज स्कोर अबव 60 था, मतलब 72 भी आया था हाईएस्ट, और बिलो 60 नहीं आया था, मतलब अबव 60 रहा मेरा एवरेज स्कोर। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि अच्छा स्कोर आ जाएगा सीडीएस 1 टू 25 में। उसके अलावा ये तो स्ट्रेटेजी रही इंग्लिश की, और जितना आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था तो उतना अच्छा नहीं कर सकता। इवन जो बच्चे होते हैं अच्छा इंग्लिश पढ़ने वाले, वो 80 तक स्कोर करते हैं, लेकिन अब तो खैर वो हार्ड है, लेकिन करते थे पहले भी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि इंग्लिश जितनी अच्छी हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट हेल्प इवन दी योर सीडीएस एग्जामिनेशन, इट विल आल्सो हेल्प इन दी योर एसएसबी एज वेल एज ना। तो ये चीज हो गई। उसके अलावा देखिए, इंग्लिश अच्छी प्रिपेयर कर ली, आप अगर 60 प्लस स्कोर कर रहे हो तो ये अच्छा स्कोर है। अगर आप 70 कर रहे हो तो वेल इनफ है, मतलब आपको फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी कम हो जाएगी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। अब जीके की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, देखो जीके में मैं अगर है ना कहूँ ना, किसी भी सोर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। देखिए इवन सीडी जर्नी वाले सर जो है वो बहुत बढ़िया कराते हैं, अनुराग भैया। देखिए पर उतना कंटेंट उनका क्या होता है, एक चीज उनकी है कि वो लास्ट में वीडियोस आती हैं उनकी, या फिर हमारी कंसिस्टेंसी इतनी नहीं रह पाती तो हो नहीं पाता है। तो जीके में पर्टिकुलरली कुछ सेक्शंस आप फॉलो कीजिए जिससे आप क्लियर कर सकते हो। पहला सेक्शन आपका साइंस हो गया, और साइंस में जैसे कुछ पैटर्न ये सीरीज चेंज करता रहता है। जैसे लास्ट 2 टाइम से फिजिक्स नहीं आ रही थी, इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे थे, 10 क्वेश्चन थे और वो डुएबल थे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मतलब साइंस जीके में अच्छा करना है तो सबसे पहली चीज है आपकी साइंस करना, क्योंकि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको तीनों ही प्रिपेयर करना होगा। ऐसा कभी सोच के मत चलना कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। 30 क्वेश्चन है, कभी कभी 25 भी हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमको वो काउंटिंग हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं जो करंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे इस बार कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे सीडीएस में। तो सबसे पहला है आपको कि न्यूज़पेपर रीडिंग से आप जो पॉइंट्स हैं, जो भी रिसेंट में चीजें चल रही हैं वो तो पता कर ही पाएंगे। साथ साथ क्या हो रहा है कि अगर आप साइंस को पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छे से, वो भी 10th लेवल तक की अगर साइंस अच्छी करते हो, तो बड़े ही आसानी से आप सीडीएस के जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 प्लस कर जाओगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जैसे इस बार कंप्यूटर डाल दिया, या भी क्वेश्चन इजी थे कंप्यूटर वाले, बट साइंस से डाल दिए, कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन आप इजीली कर रहे हो ना, तो आप सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर जाओगे साइंस से। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या सेक्शन मोर स्कोरिंग है, वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई सेक्शन है, अगर हम साइंस की बात करें तो ज्योग्राफी है। क्योंकि ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो 2 सेक्शन है, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को एक बार ढंग से समझ लेते हैं ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि क्लाउड का क्वेश्चन हमेशा आना ही आना होता है। सीरीज में जितने भी पेपर उठा के देखो, हर बार एक क्लाउड फॉर्मेशन में क्वेश्चन हो गई, या तो उनका सिक्वेंस लगाने के लिए देंगे या कुछ ही देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तुम्हारे ये आपके ट्रेड विंड्स हो गए हैं, या फिर हॉट करंट्स हो गए हैं, ये वगैरह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मेनली अगर आप ज्योग्राफी के, या फिर तुम्हारे ये ग्रेनाइट्स वगैरह हो गए, मतलब जो रॉक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मेन चीज क्या है कि सीडीएस में क्वेश्चन रिपीट होता है, मतलब क्वेश्चन नहीं, पैटर्न रिपीट होता है। अगर आप यूपीएससी के थीम्स देखेंगे ना, तो वहां पे आपको पैटर्न मिल जाएगा। मतलब देखोगे आप, जैसे सीएपीएफ एसी है, उसमें हमने देखा कि भाई कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न पे आ रहे हैं, तो वही सेम क्वेश्चन इसमें आए। जैसे लास्ट 2 टाइम देखोगे ना आप, सीडीएस 2024 में, तो एक क्वेश्चन था जिसमें था वो लेग्रांजे पॉइंट वाला, जिसमें सन के डिस्टेंस वाला था, जिसमें इक्विलेटर ट्रायंगल बनता है, वो क्वेश्चन 2 बार से रिपीटेड था। या एलिवेशन ऑफ दी तुम्हारा जो अंटार्कटिका था, वो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा था, मतलब उसके कंसेप्ट रिपीट हो रहे थे सीडीएस में। तो क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको गो थ्रू करना है और देखने की किन कॉन्सेप्ट से फिजिकल ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी एक बार कंप्लीट कर लेते हो ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी आपको 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको अच्छे सही करा देगी, बिल्कुल आसानी से। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप देखो, स्टैटिक पार्ट है तो उसको तैयार करना है, और केवल इंडियन ज्योग्राफी ही नहीं करनी है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर वाला पार्ट बहुत जरूरी है करना आपको, क्योंकि एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर अगर आप करते हो, उसके लिए कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो बुक है ना, इसमें कंप्लीट है, जैसे मैंने इस बुक से किया था, ये एनसीईआरटी नोट्स करके है, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है, आपको दिख रही होगी, इसको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, सब कुछ कवर कर रखा है एक ही बुक में। तो आप इससे बुक से नोट्स बना के रीडिंग कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलरली। तो ज्योग्राफी के बाद अगर हम बात करें तो इस टाइम ना आजकल देखोगे आप, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। इवन तो जो इकोनॉमिक्स का लेवल है वो थोड़ा सा टफर था इस बार, लेकिन ऐसा मतलब इतने क्वेश्चन भी नहीं थे कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, कुछ सर्टेन चैप्टर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे नेशनल इनकम वाला हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया,
ठीक है, या फिर तुम्हारा जीडीपी नेशनल इनकम तो हो ही गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, एंड देन अगर आप बात करेंगे तो ये इन्फ्लेशन वाला हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट वाला हो गया। ये जो क्वेश्चन है इनसे रिपीट होते हैं बार बार, या बजट हो गया। तो इन क्वेश्चन से जो 4-5 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ये इजी वाले क्वेश्चन है, इनको आप आंसर से कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स में अगर आप पर्टिकुलरली कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं, तो ऐसा ही अरिहंत पब्लिकेशन की एक मैंने बुक फॉलो की थी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की ये वाली, ये जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है ना, ये अरिहंत पब्लिकेशन की मैक बुक करके, बट अभी चेंज हो गई है शायद, ये बुक भी इसी फॉर्मेट में आती है। ठीक है, ये बुक भी अच्छी है क्योंकि ये इवन पीसीएस वगैरह के लिए भी अप्लीकेबल है ना, तो इसीलिए इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। उसके अलावा अगर आप इसके अलावा वैसे तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो भी हो जाएगा। क्या आप फोकस कर सकते हो, देखो पॉलिटी सबसे आसान होती है सीडीएस एस्पिरेंट के लिए, पर होता क्या है ना, अब पॉलिटी के क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे जितने पहले आया करते थे। तो पॉलिटी में आप क्या कर सकते हो, पॉलिटी के जो बेसिक लेवल, क्योंकि आप एफकेट के लिए प्रिपेयर होगे तो वहां भी पढ़नी पड़ेगी, बेसिक लेवल प्रिपेयर कर सकते हो, पर पॉलिटी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हाँ, हिस्ट्री में क्या कर सकते हो, हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो देखो हिस्ट्री ऐसी है, अनप्रिडिक्टेबल सी आती है। तो उसमें क्या कर सकते हो, एक जनरल ओवरव्यू ले सकते हो। मैं क्या करता था, मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को अच्छा प्रिपेयर करता था, और हिस्ट्री का ओवरव्यू लेता था, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री इतनी अच्छी लगती भी नहीं थी। तो हिस्ट्री का मैं ओवरव्यू लेता था कि हाँ भी मैं कैसे हिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिया, ओवरव्यू ले लिया कि कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं, या आईबीसी में क्या हुआ था, या फिर ये पोस्ट गुप्ता पीरियड क्या हुआ था, ये चीज पढ़ लिया। और उसके बाद मैं मिडिवल इतना नहीं पढ़ता डिटेल में, थोड़ा सा मॉडर्न पढ़ता था, क्योंकि मॉडर्न अच्छा पढ़ना अच्छा भी लगता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा फोकस मैं किस पे करता था, मंथली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर के नोट्स बनाने, उससे फिर उसका कंप्लीट रिवीजन करना, और फिर वो सीडी जर्नी वाले सर जो आरआर देते हैं वो भी अच्छी चीज है, उसको एक बार पढ़ के जाओ। तो यहाँ से आप सब जब प्रिपेयर करोगे ना, तो देखो आपने लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट किया है। अब होता क्या है ना, सीडीएस क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, यूपीएससी एग्जाम प्रिंट करा रही है तो क्वेश्चन तो लेवल अच्छा हो गई। अब जब इतने हार्ड लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर रखी है। अगर आप अब इसके लिए ज्यादा टाइम भी चाहिए नहीं, 4 से 5 महीने की अगर ढंग से पढ़ाई कर लेते हो तो इतना आप कर लेंगे। उसके अलावा जब आप इतना सारा प्रिपेयर हैं, तो एक स्ट्रेटजी मैंने जो अप्लाई की थी ना, कि पहला इंग्लिश में ना आपको 100+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 50-50% का चांस भी है तो भी अटेम्प्ट कीजिए। 100+ क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो अपने आपको चांस देंगे अच्छा स्कोर करने के इंग्लिश में। अगर आप 100 से कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर हम बात करें जीके में, तो जीके में मेरी स्ट्रेटजी होती थी कि मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मुझे अपने आप पे बिलीव था भाई कि मैं अगर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं एक्यूरेसी का गेम खेलता था। जैसे मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो टेस्ट देने में अपनी एक्यूरेसी देखता था कि मैं कितने एक्यूरेसी पे अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, और एक्यूरेसी देखने के बाद मेरी एक्यूरेसी 75 या 70 के अराउंड रहती थी जीके में। अगर 70 के अराउंड मेरी एक्यूरेसी है, तो मैं क्या करता था, जैसे मान लो मेरा 80 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो 56 मेरे करेक्ट हो जाएंगे। अगर मेरे 56 क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं और मेरा 24 क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो भी गया, तो 24 का नेगेटिव मार्क में 8 क्वेश्चन जाएंगे, 48 क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अगर 48 क्वेश्चन मेरा करेक्ट बैठ जाता है तो कितने मार्क्स मेरे बैठ रहे हैं, मेरे मार्क्स कितने बैठ जाएंगे भाई, 40 नंबर 32 बैठेंगे, और 8 नंबर मतलब यहाँ पर 6 और जोड़ दीजिए, यानी कि 38 के करीब मार्क्स बैठ जाएंगे जीके में। अब 38 मार्क्स अगर मेरे जीके में बैठ रहे हैं, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से तो बहुत अच्छा मार्क्स है, 38 40 मार्क्स बहुत अच्छा है। वही सीधा सीधा मैं करता था कि आप 80+ स्कोर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने ये सब चीजें कवर कर रखी है ना, तो आप इजीली 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ली ना, तो अगर आपके 55 और 60 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं तो आप 40 का मार्क टच कर लेंगे। और 40 का मार्क्स टच करना ना इंग्लिश में, मतलब सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, जीके में, तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है सीडीएस के अंदर। अब अगर आपने 60 और 40 यहाँ कर लिया तो आपका ओटीए चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके 100 मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है, और ओटीए के क्लियर करने के बाद ना अगर आपको आईएमए क्लियर करना है तो आपको 30+ मार्क्स लेके चलने हैं। ओटी की कट ऑफ में अगर हम 30 और 33 जोड़ देते हैं, मतलब 30 इवन दो एवरेज स्कोर है, कि अगर ओटी की कट ऑफ में हम 30 मार्क्स जोड़ दें तो आईएमए क्लियर हो जाता है। तो आईएमए क्लियर करने के 30 के बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा, क्योंकि सीडीएस है, लेवल चेंज करता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे पहले 2 पेपर में। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है, क्योंकि यही कारण रहा था मेरे लास्ट अटेम्प्ट में ना क्लियर करने का। मैं सोचता था कि मेरे को सिर्फ 40 मार्क्स स्कोर करना है मैथ्स, लेकिन मैंने क्या किया इस बार, मैंने मैथ्स को और अच्छे डिटेल में प्रिपेयर किया, जिससे मैं जो एडवांस टॉपिक है उसको प्रिपेयर कर पाऊँ, क्योंकि सीडीएस का मैथ अच्छे लेवल का आता है। इस बार थोड़ा सा इजी था लेकिन वैसे अच्छे लेवल का आता है। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तो लास्ट एग्जाम है आपका तो बहुत प्रेशर होता है और उस टाइम पे आप थक भी जाते हो, माइंड उससे एक तरह से काम नहीं करता है, तो टाइमिंग जो 2 घंटे हैं वो कम लगते हैं, और उस तरह से काम नहीं कर पाएगा तो फिर क्वेश्चन भी जो आपके दिमाग में आ रहा होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो करना क्या, जितना ज्यादा मैं क्या करता था, जब भी मॉक देता था ना सीडीएस की, तो तीनों मॉक एक साथ देता था।
जिससे मैं मैथ्स के टाइम पे वही एग्जाम प्रेशर में आ पाऊँ और जिससे मैं अच्छा एग्जाम दे पाऊँ, मतलब परफॉर्म कर पाऊँ उस टेस्ट में, उसी लेवल पे। तो उससे आप क्या कर सकते हो कि मॉक्स दे के आप अच्छे प्रिपेयर करो, पहले सिलेबस किसी अच्छे टीचर से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप नहीं, आपके पास इतना मतलब कि कोर्स वगैरह ले पाओ, तो क्या कर सकते हो, टैप टू करके रणधीर सर का है, वहां पर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो हर एक चैप्टर के। क्योंकि अगर आप देखोगे ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक ट्रेंगल का है, वो प्रॉपर्टी है ट्रेंगल की, राइट एंगल ट्रेंगल में, कि जो परपेंडिकुलर डलता है उसके वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो कि हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। तो एक तो वो चीज हो गई। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो ट्रेंड जान पाओगे सीरीज का कहाँ पर है। क्योंकि भाई 20 से 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आने हैं, बाकी तो एडवांस ही आना है। और 10 क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे हैं वो इतने आसान है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी कर दे तो वो 10 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप मैथ्स को स्ट्रेटेजी से लेके चलते हो, तो पहली अगर मैं प्रायोरिटाइज करूँ सीडीएस की मैथ्स को कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो पहली चीज मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो जिसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न है। देन उसके बाद ज्योमेट्री, एलजेब्रा एंड आप मेंसुरेशन। अगर इनको अच्छा कर लेते हो, जैसे तो और भी सेक्शंस हैं, लेकिन इनको अच्छा कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे, क्योंकि अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक तो आप जब एफ कैट एंड सी डी उसका आईसीजी कैट का करोगे तो वो तो अच्छा ही जाना है, बस थोड़ा सा लेवल अप होना है। तो यहाँ पर प्रायोरिटाइज करके इनको अगर आप कवर कर लेते हो, ठीक है ना, अगर आपने ये सिलेबस पूरा कर लिया, उसके बाद आप जितना ज्यादा मॉक लगाओगे तो वहां से आपका स्कोर बूस्ट होगा ही होगा। और एक चीज जो लास्ट में बताना चाहूंगा ना, देखिए कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप में खुद को विश्वास नहीं है ना, तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। होता क्या है ना, अगर मान लो जैसे मेरा क्या था, पहले मेरा जब एग्जाम सीडीएस नहीं क्लियर हो रहा था तो मैं सोचता था कि यार जैसे एग्जाम 2 देने के बाद प्रेशर आता था मैथ पे कि यार मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम में ये सोचना ही नहीं है कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, आपको ये सोचना है कि जो भी इस क्लास में बैठे हैं उन सबसे होशियार में हूँ, तो मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा और बस यही कहानी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहला अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन इतनी है, सीडीएस इतना हार्ड नहीं है, ऐसा सोचना है, मैं क्लियर कर लूंगा आसानी से। अगर आप अपने आप को एक फ्रीडम देते हो कि कोई टेंशन नहीं यार, आसानी सब होता है, सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और अब अपने आप को काम रखते हो, कूल रखते हो, कंपोज रखते हो, तो आप माइनर मिस्टेक्स कम करोगे। और अगर आप माइनर मिस्टेक्स कम करोगे ना, तो इजीली एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे। समझ रहे हो। तो ये टिप्स थी मेरी तरफ से कि आप किस प्रकार से इन 3 एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और लाइक मेरे एसएसबी शेड्यूल्स हैं नेक्स्ट वीक में है, एक तो 26 मई को एफ कैट की, देन सीडीएस की डेट्स अभी आउट नहीं हुई है, सीडीएस की होगी, और फिर एफएसबी है 22 सितंबर को इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। लेक्चर की वीडियोस आती रहेंगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या चीजें हैं। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।